एक बार फिर से सदमे में आ गया। क्या बात सच है कि वैद्य जी को सच में लगता है कि मैं मां बनने वाली हूँ? यति की हालत बेहद बिगड़ी हुई थी। ऐसे में भैरव उसका जितना ध्यान रख सकता था उससे भी कहीं ज्यादा रख रहा था। लेकिन अचानक ही यति ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे भैरव फिर से गहरी सोच में उलझ गया। मुझे सच सच बताना, क्या वैद्य जी कह रहे थे कि मैं मां बनने वाली हूँ? भैरव एकदम से खामोश हो गया। थोड़ी देर पहले जो भी कुछ वैद्य जी ने कहा था यह सुनने के लिए यति होश में नहीं थी, तो जाहिर सी बात थी कि यति को भी इस बात का भ्रम हुआ था कि उसके कानों में ऐसी कोई बात पड़ी हो। इसका फायदा उठाते हुए भैरव ने उसे जवाब दिया, नहीं तो उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमसे किसने कह दिया? सच कह रहे हो क्या? क्या मैं मां नहीं बनने वाली हूँ? या फिर ये बात सच है कि मैं सच में मां बनने वाली हूँ? बोलो ना, ये कोई भ्रम है या फिर सच? तुम्हारा भ्रम है गुड़िया, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अगर कहा भी होता तो भी तुम्हें यह दवा खानी ही थी। इस पर तुम्हारा कोई पैंतरा काम नहीं करता। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। भैरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ, मैं मां बनने वाली हूँ क्या? कसम की बात सुनते ही भैरव पूरी तरह से खामोश हो गया। वो इस दुनिया में अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करता था तो बाबा साहेब के बाद वो यति ही थी। लेकिन उसकी कसम तोड़ना भैरव के बस की बात नहीं थी। इस पर भैरव ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे डांटने लगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मुझे कसम देने की? गुड़िया, अगर मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस तरह की बातें कहोगी। दोबारा अगर कभी अपनी कसम दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम गुस्सा कर रहे, इसका मतलब यही है कि ये बात सच है ना? नहीं, इसके बारे में ना वैद्य जी को पता है और ना मुझे पता है। उन्हें सिर्फ इस बात का शक था। उन्हें इस बात पर कोई यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भी, इसलिए इतना मत सोचो। तुमने ऐसा कैसे किया? अगर उन्हें इस बात का शक भी था तो भी तुमने मुझे ये दवाइयां क्यों दी? तुम्हें पता है ना कि इसका असर क्या होगा। तुमने आखिर ऐसा होने कैसे दिया? मुझे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैं जरूरी नहीं समझा तुमसे पूछना। सबसे पहली बात यह है कि तुमसे पूछने के लिए तुम होश में भी होनी चाहिए थी। मेरे लिए हर चीज से पहले जरूरी तुम हो और तुम्हें लेकर मैं कोई खतरा कभी मोल नहीं लूंगा। और मान लो कि वैद्य जी की बात सच हुई तो क्या तुम उसे मरने दोगे? तुम्हारी जिम्मेदारी उसके लिए नहीं बनती? हाँ, बनती है, लेकिन सबसे पहले तुम आती हो। सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी माँ की बनती है और इसलिए मैंने ये फैसला किया। अगर तुम सही सलामत हो तो ही मेरी दुनिया सलामत है। मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम ये भी तो समझो कि ये कितनी बड़ी बात है। तुम उसकी हत्या करने वाले थे। कैसे कर सकते हो तुम ये? किसने हक दिया तुम्हें मेरे हिस्से की खुशियां छीनने का? मैं तुम्हारी किसी भी खुशी को नहीं छीन रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम हो तो ही सब कुछ है, और अगर तुम नहीं रही तो मैं उस दुनिया का क्या करूंगा जिसमें खुशियां होंगी? मेरे लिए वो सब बेकार है और मैं तुम्हें लेकर स्वार्थी बनने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। लेकिन तुम... मेरी बात ध्यान से सुनो गुड़िया। तुम हो मेरा बच्चा और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। मुझे ऐसी किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं जो तुम्हारी जान की कीमत लगाकर मुझे खुशियां देने चले। भैरव को इस तरह गुस्से में जवाब देते हुए यति को भी अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर यति ने खुद को पूरी तरह से खामोश कर लिया। भैरव को भी उससे कोई बहस नहीं चाहिए थी। वो जानता था कि यति जिद करती है, लेकिन उसकी जिद इस समय उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। ऐसे में भैरव के मन में भी बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि इस दुनिया में मेरा अपना परिवार भी होगा, कि मुझे भी कोई बाबा कहकर बुलाएगा, कि मेरी गुड़िया मेरे बच्चे की माँ बनेगी। लेकिन ये भी बात तो सच है ना गुड़िया कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो। भैरव की आंखों में आंसू थे और उसके मन में लगातार यति को लेकर शोर मचा हुआ था। गुड़िया, ये बच्चा तो मुझे भी चाहिए, लेकिन तुम्हें दांव पर लगाकर नहीं। यति भैरव से अचानक ही गुस्सा हो गई थी। नाराजगी की वजह साफ थी कि अगर वैद्य जी की कहानी साफ है तो भैरव के फैसले ने यति के अरमानों का गला घोट दिया था। लेकिन अभी कुछ भी कहना लगभग अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। इस पर भैरव का पूरा ध्यान यति की देखभाल करने पर था और धीरे धीरे करके
यति की हालत में सुधार होना शुरू हो गया था। जैसे ही समय बीता, वैद्य जी ने किसी तरह से समय निकालकर यति तक पहुंचने की कोशिश की और आखिरकार वो उसके सामने थे। किसी तरह हवेली के लोगों की नजर बचाकर पहुंचे यहां तक, इसीलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से जल्दी हमको बताओ किस तरह की उल्टियां हुई थी और क्या तुमने कुछ खाया? दुल्हन, तुमने पिछले कुछ दिनों में अभी तक क्या कुछ खाया था और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था? सब कुछ मुझे जल्दी से बताओ। मैं जंगल में थी कि मेरे ऊपर एक सांप पड़ गया था। वो बहुत पतला और छोटा सा था। मुझे लगा नहीं था कि वो जहरीला होता, लेकिन उसने मुझे काट लिया और मैं बेहोश हो गई। आँख खुली तो पैरों पर दवा लगाकर कार्तिक ने मुझे ठीक कर दिया था। लेकिन फिर हवेली के लोगों ने जब मुझे अखबार दिया तो अगवा करने से पहले उन्होंने कोई अजीब सी दवा से दुआ करते हुए मुझे बेहोश किया था। धुआं किसी औषधि से बनाया गया था। कुछ बता सकती हो कि वो सूंघने में कैसा था? मतलब नाक में कुछ अजीब से चलता हुआ महसूस हो रहा था या फिर वो कोई आम सी खुशबू थी जिसे सूंघने के बाद नशा महसूस हो रहा था? मुझे इतना तो नहीं याद है, लेकिन उस धुएं के असर से मैं और कार्तिक दोनों ही पूरी तरह से नशे में थे। और हवेली में जब आंख खुली तब पता चला कि उन्होंने हवेली में लाने के बाद भी हमें बेहोश रखने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया था। तब से मेरे पैर बेजान हैं। दुल्हन, याद करने की कोशिश करो। उस धुएं की खुशबू या फिर महक कैसी थी? कैसा महसूस हो रहा था? अजीब सा था, हवा से मिलता जुलता, लेकिन सिर बहुत जल्दी भारी हो गया था। सूंघने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारी सिगरेट, बीड़ी को, पत्तों को और नशीली दवाइयों को एक साथ चला दिया गया हो। उसको सूंघने से ही अजीब सा नशा हो गया था। नाक में एक जली जली सी खुशबू थी और सूंघते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुशबू मेरी नाक से होकर अंदर जहां जहां भी जा रही थी, सारी नसों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। क्या इसने जो बताया उससे आपको कुछ समझ में आया कि वो दवा क्या थी और आखिर गुड़िया को क्या हुआ है? हाँ, मुझे समझ में आ गया कि आखिर दुल्हन की इस हालत के पीछे वजह क्या है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। इन्हें वही दवा दी गई है। भैरव बेहद डरी हुई नजरों से वैद्य जी को देख रहा था। इस पर उन्होंने उसके सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया। भैरव की आंखों में आंसू थे, जैसे कि उसके हाथों से उसकी सबसे कीमती चीज छीनी जा रही हो। ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा साफ साफ बताइए। भैरव, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तब तुम अपने यहाँ के एक नौकर को मेरी वैधशाला में लेकर आए थे? उस नौकर को कुछ अजीब हुआ था और सबको लग रहा था कि उसने कुछ उल्टा सीधा खाया है। नहीं, मुझे कुछ ठीक से तो याद नहीं है। क्या आप संतोष काका की बात कर रहे हैं? नाम तो नहीं पता, लेकिन काम करते हुए वो शायद बेहोश हुआ था और तुम कुछ 16 साल के होगे। उसे कंधे पर लाद कर लाए थे। याद आया कुछ? हाँ, कुछ याद है मुझे कि महल में वो काका काम करते हुए अचानक ही बेहोश हो गए थे। हमें लगा कि शायद वो नशा करते होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने कोई दवा खिलाई थी जिसकी वजह से उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा ही था कुछ शायद। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि रोज रोज इस तरह के मरीज नहीं आते। वैधशाला में बाबा साहब ने जब उस आदमी के परिवार को पकड़ा था तो उसके चचेरे भाई ने ये गुनाह कबूल किया था कि उसने ही अपने भाई से ज्यादा हासिल करने के लिए उसे एक ऐसा ही जहर दिया था। हाँ, शायद ऐसा ही था, मुझे ठीक से याद नहीं। वो जहर धीरे धीरे करके उसके शरीर में फैल रहा था, जिससे उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उसके अंग सिर्फ बेजान नहीं बल्कि अंदर से जल गए थे और उस नौकर की मौत हो गई थी। उस जहर के लक्षण दुल्हन के शरीर के लक्षण से मिलते हुए लग रहे हैं। आप मुझे अब डरा रहे हैं। कैसे मुमकिन है ये? उस जहर का मिलना अब नामुमकिन है। मेरी गुड़िया मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आपने कहा था कि वो ठीक हो जाएगी, जबकि वो नौकर काका उस जहर के असर से हर दिन धीरे धीरे मार रहे थे। मैं मेरी गुड़िया को तड़पते नहीं देख सकता। वैद्य जी ने अपने पास से एक दवा की शीशी निकालते हुए यति को पिला दी और अगली कुछ ही देर में यति नींद की आगोश में चली गई।
इस पर भैरव ने जब यति को आवाज दी और उसने जवाब नहीं दिया तो वैद्य जी और भैरव दोनों ही समझ गए कि यति इस समय कुछ भी सुनने या किसी तरह की प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं है। ये कौन सी दवा दी है? गुड़िया इतनी ज्यादा गहरी नींद में क्यों है? आपको पता है ना कि जहर का असर नींद पर सबसे ज्यादा होता है। मैं खुद ही औषधियां बनाता हूँ, इसलिए बता सकता हूँ कि गहरी नींद में जाना इस वक्त खतरनाक है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन दुल्हन के पैरों की जांच करने के लिए उसे गहरी नींद में भेजना जरूरी था। मुझे इसके पैरों पर चीरा लगाते हुए इसके पैरों की समस्या को समझना है। मुझे खून चाहिए ताकि मैं उसकी जांच कर सकूं, और दुल्हन इस समय दर्द बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। फिर तो आपको दोनों ही पैरों में चीरे लगाने होंगे। लेकिन गुड़िया का पैर महल के कमरे में आग लगने की वजह से जल गया था। ऐसे में एक और घाव सही नहीं होगा। हाँ, सही तो नहीं होगा, लेकिन इस समय शायद ये करना ही होगा। दुल्हन को इस तरह का जहर आखिर कब दिया गया होगा, या फिर कैसे दिया गया होगा? महल के अंदर भी कई बार खतरा हुआ होगा, तो क्या मुमकिन है कि महल के किसी नौकर ने दुल्हन को ये जहर दिया हो? महल में जिस दिन वो आखिरी बार थी उस दिन काफी अफरा तफरी और बहुत सी बातें हुई थी। मुझे नहीं लगता कि उस दिन कुछ हुआ होगा। न जाने कितनी ही बार महल के अंदर घुसपैठ भी हुई थी, तो ये मत कहो कि महल के अंदर दुश्मन नहीं आ सकते। वैद्य जी भैरव से बात करते हुए यति की जांच भी कर रहे थे और उन्हें कुछ बातें बेहद अटपटी सी लग रही थी। जहर जल्द ही दिया गया था, जबकि महल में यति का आखिरी दिन काफी दिनों पहले था। ऐसे में अगर जहर देने की तारीख या दिन वैद्य जी को नहीं मिल पाता तो उनके लिए इलाज करना बेहद मुश्किल होने वाला था। हवेली में करीब 2 दिन तक कैद रही है ये। मेरा भाई भी इसी के साथ कैद था। उसने बताया था कि इन्हें कोई दवा देकर बार बार बेहोश किया जा रहा था। क्या तुम्हारे भाई ने ये बताया कि जब उसने सांप के जहर को निकालने के लिए इसे मरहम लगाया था तब कौन सा मरहम इस्तेमाल किया था? शायद उससे कोई खतरा हुआ हो, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई चीजें हुई होंगी जिसके कारण से दुल्हन के खून में कुछ अलग ही चीज नजर आ रही है। जैसे कि इसके खून का रंग अलग है। आमतौर पर इस तरह का खून तो एक स्वस्थ इंसान का कभी भी नहीं हो सकता। मतलब वो स्वस्थ नहीं है? तो इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि दुल्हन का खून गाढ़ा होकर बार बार जम रहा है और दुल्हन के खून में रोग निरोधक क्षमता बिल्कुल ना के बराबर है। खून अपना इलाज खुद ही कर लेता है। ऐसे में इस खून को देखकर साफ पता चल रहा है कि जहर बार बार बनने और बढ़ने का काम कर रहा है। वह जी, आप कितनी बार खून निकाल चुके हैं? इसकी तबीयत पहले से ही बिगड़ी हुई है। क्या आप अपनी जांच बंद करेंगे? मुझे मेरा काम करने दो भैरव। मैं अगर तुम्हारी तरह दिल से सोचकर इलाज करूंगा तो शायद मेरे हाथ कांप जाएंगे। फिक्र मत करो। लेकिन वैद्य जी भैरव से बात करते हुए अचानक ही शांत हो गए। उन्होंने यति की नब्ज देखते हुए उसके पेट पर हाथ रखा और एक बार फिर से जांच करते हुए अपना माथा समेट लिया। क्या हुआ? कुछ बात है क्या? आप बोलते हुए अचानक से रुक गए। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? भैरव, दरअसल बात यह है कि क्या बात है? दुल्हन माँ बनने वाली है। क्या सच कह रहे हैं आप? सच में मैं बाबा बनने वाला हूँ? समझ नहीं आ रहा कि इस समय मैं क्या करूं। खुश हूं या फिर अपनी गुड़िया की चिंता में फिक्र करूं। भैरव, मेरी बात सुनो, कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आपने कहा था कि दुल्हन की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मुश्किल वक्त में कोई फैसला करूं? दुल्हन के पांव भारी हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। शायद 1 महीना हुआ होगा या फिर 1.5 महीने। लेकिन क्या? वो मुझसे कितनी देर से नाराज थी। अगर वो माँ बनने वाली है तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझूं। अब समझ नहीं आ रहा है कि इस समय मैं क्या करूं। ऐसा मन कर रहा है कि चीखूं, चिल्लाऊं और अपनी खुशी का इजहार करूं, लेकिन साथ ही मन में एक अजीब सी बेचैनी और डरा हुआ भी हूं। आपकी इस दवा से उन उल्टियों के बाद भी गुड़िया और बच्चा सही है। अब मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि। भैरव जी? बच्चा जिंदा नहीं है भैरव। दुल्हन के पेट से हरकतें नहीं मिल रही हैं और ना ही बच्चे के जिंदा होने का कोई एहसास मिल रहा है। शायद वो पहले ही मर चुका है। एक पल में ही भैरव की खुशियां पूरी तरह से दफन हो गई थी। उसकी गोद में यति थी
जो गहरी नींद में डूबी हुई थी और उसकी कोख में भैरव का मर चुका बच्चा था। यति अभी कुछ भी नहीं जानती थी। भैरव के लिए आज उसकी जिंदगी ही दांव पर लग गई थी। वो खुद को संभाल नहीं पाया। क्या ये कैसे हुआ? क्या मेरा बच्चा जिंदा नहीं है? लेकिन ऐसे कैसे हो गया? अभी तो हमने भैरव, खुद को संभालो, होश में आओ। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर बच्चे को मरे हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं तो ये दुल्हन की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन ऐसे कैसे मर सकता है? मैं अभी तक उससे नहीं, मैंने उसे छुआ नहीं, महसूस किया नहीं, तो कैसे? और नहीं उसकी धड़कन सुनी मैंने। मेरा बच्चा दुनिया में आते ही कैसे चला गया? मुझे पूरा यकीन है कि दुल्हन बच्चे के तड़पने से लेकर उसके मरने तक और मरने के बाद से लेकर अभी तक हद से ज्यादा दर्द में रही होगी। लेकिन उसे शायद ये सब कुछ समझ नहीं आया होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैं उस बच्चे का बाप हूँ और मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता चला? क्या मैं सच में पत्थर हूँ, सच में जानवर हूँ? मेरी पत्नी, मेरी गुड़िया इस भयानक दर्द को झेल रही है। उसके पेट में मेरा मरा हुआ बच्चा है। एक बार फिर से जांच करके देखिए ना। मुझे बस एक बार ये महसूस करवा दीजिए कि मेरा बच्चा। भैरव, रुको एक मिनट। शायद जहर का असर ये है कि वो जब भी बढ़ता है तभी शरीर में नशा पैदा करता है। भैरव, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दुल्हन पहले से ही काफी दर्द झेल चुकी है। बच्चा और ज्यादा देर तक अंदर रहा तो हम दुल्हन को भी खो देंगे। फैसला करो भैरव, हमें दुल्हन से बच्चे को बाहर निकालना होगा। भैरव अभी भी सदमे में था कि वो यति की थम रही सांसों को देखकर बुरी तरह से टूट रहा था। लेकिन फिर उसने वैद्य जी से कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया को कुछ भी ना हो, तो महल की दुल्हन को अब सही होना होगा, उसे जिंदा रहना होगा और मेरे साथ जिंदगी जीनी होगी। लेकिन ये यहाँ मुमकिन नहीं है। तुम जानते हो कि यहाँ जांच करना ही मुश्किल है। बिना किसी सामान के, बिना किसी औषधि के मैं इस तरह से इलाज नहीं कर सकता। मैं अपनी गुड़िया को यहाँ मरने के लिए तो नहीं छोड़ूंगा। वैद्यशाला के अंदर चलते हैं, मेरी गुड़िया का इलाज पूरे सही तरीके से होगा। होश में तो हो, क्या कह रहे हो? वैद्यशाला के अंदर जाने का मतलब है सीधे तौर पर मौत को बुलावा देना। बचपन से जानते हैं आप मुझे। मौत को बुलावा देना और मौत से खेल खेलना, इन दोनों में ही मैं हमेशा से माहिर रहा हूँ। मेरे अंदर इस समय जो आग है उसे बुझाने के लिए शायद अब मुझे रक्तपान करना ही होगा। भैरव को देखकर वैद्य जी ये बात साफ समझ चुके थे कि यति का मां बनना और बच्चे का मर जाना भैरव के लिए एक अलग ही झटका था। उस पर से यति की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। ऐसे में भैरव ने यति को गोद में उठाया और फिर वैद्यशाला के सामने के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। एक बार और सोच लो भैरव। देर हो चुकी है, अब आप इसे बचाने की तैयारी करें और मैं तैयारी करता हूँ बचे हुए लोगों को खत्म करने की। भैरव अब इस शांत समंदर की तरह नजर आ रहा था, जिसके अंदर का उमड़ता सैलाब किसी को नजर नहीं आ रहा था। उसके बढ़ते कदम यति और उस खतरे के करीब ले जा रहे थे, लेकिन भैरव की आंखों में खून सवार था। अब भैरव वैद्यशाला के उस दरवाजे पर पहुंच गया जहां हवेली के लोग नजर गड़ाए हुए पहरा दे रहे थे। ये तो महल के लोग हैं, आखिरकार हमारे हाथ लग ही गए, घेर लो इन सबको। हवेली के लोगों ने जैसे ही भैरव को यति के साथ देखा, भैरव को घेरने के लिए जल्दी से अपने आदमियों को बुला लिया। लेकिन भैरव ने बेहद डरावने तरीके से उन सभी को घूरते हुए कुछ ही शब्दों में उन्हें सीधी चेतावनी दे डाली। जब खुद चलकर आया हूं यहाँ तो फिर घबराओ मत। मेरी मौत या तुम्हारी मौत से ही इस मामले को खत्म करेंगे। वैद्य जी ने जल्दी से अंदर जाकर यति का इलाज का इंतजाम करना शुरू कर दिया और भैरव वैद्य जी के कमरे में जाकर यति को वहीं पड़ी एक बेंच पर लिटा दिया और फिर वैद्य जी से कहने लगा, क्या इस कमरे के बाहर से आपको किसी चीज की जरूरत है? वो सामने रखा हुआ डब्बा देख रहे हो? मुझे उसकी जरूरत है। उसमें रुई और घाव पर लगाने वाली दवाइयां हैं। वहां मौजूद हवेली के आदमियों को छोड़ते हुए उसने दवा के डिब्बे को लाकर वैद्य जी के हाथ में थमा दिया और फिर उनसे कहने लगा, याद रखिएगा वैद्य जी, अपनी जिंदगी को आपकी हिफाजत पर छोड़कर जा रहा हूँ। इस दरवाजे को फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूँ। अब ये 2 दरवाजा 2 लोगों में से कोई एक ही खोलेगा। या तो ये लोग मेरी लाश पर खड़े होकर दरवाजे को खोलने आएंगे या फिर मैं खुद अपनी यति के लिए इस दरवाजे को खोलूंगा। भैरव की बात सुनते ही वैद्य जी ने धीरे से मुस्कुराया और फिर गहरी सांस लेते हुए भैरव से कहने लगे,
हवेली के लोग तो बेवकूफ हैं, सरेआम अपनी मौत को बुलावा दे बैठे। खैर, तुम ज्यादा समय मत लगाना और ये सब खत्म करके दुल्हन के लिए एक जोड़ी कपड़े का इंतजाम करके ही वापस आना। भैरव ने वैद्य जी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर पलटकर उन सभी की ओर देखा जो लोग उन्हें पकड़ने के लिए वहां मौजूद थे। आंखों में आंसू लिए भैरव उन्हें बस देखे ही जा रहा था। देखते ही देखते हवेली से आए हुए दुश्मनों की गिनती बढ़ती जा रही थी। भैरव उनका सामना करने के लिए कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने आसपास में रखी हुई कई बेंचों और अलमारियों को उठाकर कमरे के दरवाजे पर जमा कर दिया और फिर वहां मौजूद गुंडों से कहने लगा, बहुत गलत समय पर तुम सब मेरे सामने आए हो। आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जिसने मुझसे रहम और इंसानियत को छीन लिया। मैं एक छोटी सी खुशी का हिस्सा बना और मुझे बस 2 पल ही में उसे खोना पड़ा। क्या बकवास कर रहा है? मरने से पहले सभी ऐसे बकवास करते हैं। नहीं, तुम समझे नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा। उस 2 पल की खुशी के बाद जो हुआ, अब वो सिर्फ तुम सबकी मौत के साथ ही ठीक होगा। ए भैरव, हम लोग तुझे मारने नहीं आए हैं, तो शराफत से छोटी मालकिन के साथ हमारे साथ हवेली चलो। हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। शराफत? वो सिर्फ मैं अपनी बीवी के साथ दिखाता हूँ। तुम भूल गए कि मैं वो जानवर हूँ जिसे शिकार करना पसंद है, और नुकसान तो तुम लोग मुझे पहुंचा ही नहीं सकते। भैरव, एक बार हवेली साथ चलो, फिर सारे मसले खुद ही सुलझ जाएंगे। हवेली तो मैं जरूर जाऊंगा, पर तुम सबकी जान लेने के बाद। डियर लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए। वैसे क्या लगता है आपको, क्या यति की जिंदगी